जब बात यूरोप की आती है तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों ईस्टर्न यूरोप इतना गरीब है जबकि वेस्टर्न यूरोप दुनिया के रिचेस्ट रीजन्स में से है। पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया जैसे देश क्यों जर्मनी, फ्रांस के मुकाबले में पीछे है? ये सिर्फ पैसों का इशू नहीं है, ये हिस्ट्री, जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स का गेम है। 2025 में भी ईस्टर्न यूरोप का जीडीपी पर कैपिटा वेस्टर्न यूरोप से काफी कम है। जैसे पोलैंड का $36,000 है जबकि जर्मनी का $54,000। इसके पीछे छुपी वजह है कम्युनिज्म का लेगेसी, वॉर्स और जियोपॉलिटिकल स्केल। आज हम समझेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। ईस्टर्न यूरोप की पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण है कम्युनिज्म का 40 साल का रूल। 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पर सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और यूगोस्लाविया को अपने नियंत्रण में ले लिया। इन देशों में सेंट्रल प्लानिंग और स्टेट ओनर्ड इंडस्ट्री का सिस्टम लगा, जिसमें प्राइवेट बिजनेस या इनोवेशन की कोई जगह नहीं थी। हेवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील या कोल पर फोकस किया गया, लेकिन कस्टमर गुड, टेक्नोलॉजी या सर्विस को इग्नोर कर दिया गया। परिणाम, अर्थव्यवस्थाएं अक्षम हो गई और जब 1989 में सोवियत संघ टूटा, ये देश आर्थिक पतन के शिकार हुए। जैसे यूक्रेन का जीडीपी 2020 में 1989 में 57% छोटा था। ये विरासत आज भी इनकी वृद्धि को रोकती है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्थाएं बनने में समय लगा। ईस्टर्न यूरोप का दूसरा बड़ा इशू है उसकी हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये रीजन हमेशा एक बफर जोन में रहा है, रशिया और वेस्टर्न पावर के बीच का बैटल ग्राउंड। फ्लैट लैंड और काम नेचुरल बैरियर्स की वजह से ये इन्वेंशन के लिए अनवेल्युएबल रहा है। हाल ही में यूगोस्लाविया के ब्रेकअप ने क्रोएशिया, सर्बिया में युद्ध छोड़े, जिसका आर्थिक दाग आज भी है। समतल भूमि और प्राकृतिक बाधाओं की वजह से आक्रमण असुरक्षित थे। बाल्कन युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने इस क्षेत्र को तबाह किया। हाल ही में यूगोस्लाविया के ब्रेकअप ने क्रोएशिया, सर्बिया में युद्ध छोड़े, जिनका आर्थिक दाग आज भी है। सबसे बड़ा उदाहरण यूक्रेन रूस युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। 2025 तक यूक्रेन का बुनियादी ढांचा खत्म हो चुका है और ये युद्ध के दशकों तक उसे गरीब रखेगा। संघर्ष घरों, व्यवसायों और निवेशकों के विश्वास को खत्म कर देते हैं और पूर्वी यूरोप इसका शिकार हो रहा है। जियोग्राफी भी ईस्टर्न यूरोप के अगेंस्ट काम करती है। पश्चिमी यूरोप के पास उत्तरी सागर, अटलांटिक और भूमध्य सागर जैसे व्यापार मार्ग थे, जिन्होंने उन्हें उपनिवेशीकरण और वैश्विक व्यापार में लाभ दिए। पूर्वी यूरोप अधिक भूमि से घिरा है या बाल्टिक सागर जैसे सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में है, जो व्यापार के लिए उतना बड़ा नहीं। बाल्कन के पहाड़ों ने बुनियादी ढांचे जैसी सड़कें या रेलवे बनाने में रुकावटें डाली। पश्चिम यूरोप ने उत्तरी सागर में तेल और गैस से भी फायदा उठाया, जबकि पूर्वी यूरोप के पास ऐसे प्राकृतिक संसाधन कम हैं। ये भौगोलिक नुकसान ने पूर्वी यूरोप को वैश्विक व्यापार और धन संचय में पीछे रखा। पूर्वी यूरोप से बड़े पैमाने पर प्रवासन ने भी इसकी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। जब 1989 के बाद सीमाएं खुली और ईयू एकीकरण हुआ, लाखों युवा प्रतिभाशाली लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी पश्चिमी यूरोप फिर अमेरिका चले गए। जैसे पोलैंड से 2004 के बाद 2 मिलियन लोग माइग्रेट हो गए। ये लोग अपनी कुशलता और धन वहां ले गए और पूर्वी यूरोप से कर राजस्व और निवेश चला गया। कुछ लोग वापस आए, लेकिन ज्यादा नहीं। क्या ब्रेन ड्रेन की वजह से पूर्वी यूरोप में इनोवेशन और उद्यमिता कम हुई, जो गरीबी का एक बड़ा कारण है? पूर्वी यूरोप में भ्रष्टाचार और खराब शासन भी एक बड़ी वजह है। कम्युनिस्ट शासन के बाद कई देशों में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं बन पाई। भ्रष्टाचार ने अर्थव्यवस्था को खा लिया। जैसे मोल्दोवा, जिसे एक कब्जा कर लिया गया राज्य कहते हैं, जहां शक्तिशाली लोग राज्य को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को रोमानिया या फिर बुल्गारिया में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, जो यूरोपीय संघ की सदस्यता के मानकों को पूरा करने में रुकावट डालता है। कमजोर शासन का मतलब है कि सुधार धीमे होते हैं और विदेशी निवेशक झिझकते हैं। देशों जैसे पोलैंड और एस्टोनिया ने बेहतर प्रदर्शन से प्रगति की, लेकिन बाकी क्षेत्र अब भी संघर्ष करते हैं। ये सब में जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा रोल है। ईस्टर्न यूरोप हमेशा रशिया और वेस्ट के बीच एक बफर जोन रहा है। कोल्ड वॉर में ये सोवियत स्फीयर में था।
और आज नाटो यूरोपीय संघ के विस्तार ने इसे एक विवादित क्षेत्र बना दिया। रशिया इसे अपने प्रभाव में रखना चाहता है, जैसे यूक्रेन आक्रमण और जॉर्जिया ने 2008 के युद्ध में देखा। चीन भी अब निवेश के माध्यम से इसमें अपनी भूमिका बढ़ा रही है। ये भू राजनीतिक रस्साकसी पूर्वी यूरोप को अस्थिर रखता है, क्योंकि निवेशकों और विकास परियोजनाओं के लिए स्थिरता चाहिए। साथ ही रूस के प्रतिबंध और ऊर्जा निर्भरता ने अर्थव्यवस्था को सीमित किया। ये क्षेत्र कभी भी अपने आप में फ्री नहीं रहा, हमेशा बड़ी शक्तियों का खेल रहा है। क्या पूर्वी यूरोप हमेशा गरीब रहेगा? नहीं। पोलैंड, चेक गणराज्य और एस्टोनिया जैसे देशों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए बहुत प्रगति की। पोलैंड का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2004 से 2025 तक 15,000 पाउंड से 36,000 पाउंड हो गया और ये 2030 तक ब्रिटेन को पछाड़ सकता है। यूरोपीय संघ के फंड, व्यापार, पहुंच और सुधारों ने इन्हें बढ़ावा दिया, लेकिन यूक्रेन, मोल्दोवा और बेलारूस जैसा देश अभी भी पीछे है, क्योंकि उन्हें EU एकीकरण या स्थिरता नहीं मिली। करप्शन, रूस का प्रभाव और धीमा औद्योगिकीकरण अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। पूर्वी यूरोप का भविष्य शासन, शांति, भू राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करता है। ईस्टर्न यूरोप की कहानी दिखाती है कि इकोनॉमी सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। हिस्ट्री, वॉर्स और जियोपॉलिटिक्स उसे शेप करते हैं। इंडिया के लिए ये एक लेसन है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एंटी करप्शन और स्ट्रैटेजिक अलायंस। इंडिया भी अपने नेबर्स के साथ टेंशन फेस करता है, लेकिन ईस्टर्न यूरोप के अनलाइक हमारे पास एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट और यंग पॉपुलेशन है। तो क्या लगता है, क्या ईस्टर्न यूरोप अपना पास्ट ओवरकम करके रिच बन सकता है या जियोपॉलिटिक्स इसे हमेशा पीछे रखेगी? हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।